हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर। तो इससे पहले हमने पार्ट वन में देखा था कि मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हमने मोटी मोटा देखा था सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। लेकिन आज हम बच्चों देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। हालांकि हमने सॉलिड लिक्विड गैस देख लिया था, लेकिन आज हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें भी हम सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ेंगे, लेकिन उनके प्रॉपर्टीज के पढ़ेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। आपको पता है कि मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं और फिजिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैस है। तो यहां पर भी हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं सॉलिड। आपको पता है कि सॉलिड क्या है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली। इसके प्रॉपर्टीज में बात करते हैं तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज है, सॉलिड हैव डिफिनिट शेप। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो होता है वो उनके पास एक अपना निश्चित आकार होता है। हमने वहां पे केवल इतना ही देखा था कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं पास पास होते हैं, इसलिए उनके पास अपना निश्चित आकार होता है। लेकिन हम थोड़ा यहाँ डीपली देखेंगे उन्हीं सारी चीजों को। पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड हैव डिफरेंट शेप एंड दे डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन दे आर पुट इन डिफरेंट कंटेनर्स लाइक पेन, बुक, टेबल, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इस लाइन में यही बता रहा है कि जो सॉलिड्स होता है उसके पास एक अपना डिफरेंट शेप होता है, यानी वो निश्चित आकार में होता है। जैसे कि ये मार्कर है, इसके पास एक अपना निश्चित आकार है। अगर हम इस मार्कर को ही साथ में लिए तब पर भी इसका यही आकार है, अगर मैं इसको अपने इस लेफ्ट हैंड में रख दिया तब पर भी इसका यही आकार होगा। तो यही लाइन कह रहा है कि पुट इन डिफरेंट कंटेनर, लेकिन फिर भी उनका आकार सेम होगा। इसके बाद देखेंगे सॉलिड हैव डिफरेंट शेप ड्यू टू क्लोज पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। देखिए, मैंने इस पार्ट वन में, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा पार्ट वन। देखिए, एक ही चीज पकड़ के चलना है, पार्टिकल्स पास है और पार्टिकल्स दूर है, ठीक है। तो इनका शेप जो इसलिए इनके पास निश्चित शेप होता है क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स की पैकेजिंग होती है बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होती है। टाइटली पैक्ड क्यों होंगी? क्योंकि ये पास पास होते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्लास में कि अगर पार्टिकल्स जितने पास पास होंगे उतना ही ज्यादा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जितने ही ये दूर होते जाएंगे उतने ही इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है ये कि सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप ड्यू टू क्लोज पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल। सॉलिड के पास डिफिनिट शेप इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो पैकेजिंग होती है, इनके पार्टिकल्स की जो पैकेजिंग होती है बहुत क्लोज होती है। एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। भाई पास पास अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ज्यादा होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जितना ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे इनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे सॉलिड्स आर रिजिड। ये सॉलिड की दूसरी प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक बात बताओ आप, कोई चीज जब क्लोजली पैक्ड होगी तो उसका डिफिनिट शेप होगा। तो जब डिफिनिट शेप होगा, भाई देखो हमने यहाँ पे पढ़ा ना क्लोज पैकेजिंग, जब क्लोज पैकेजिंग है तो भाई वो क्या होगा? टफ होगा, रिजिड होगा। तो टफ को ही थोड़ा दूसरे टर्म में क्या बोल दे रहा है? रिजिड, ठीक है। तो सॉलिड्स आर रिजिड, इसके कंटेंट में देखेंगे द सॉलिड हैव द कैपेबिलिटी टू मेंटेन शेप इवन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। इसका मतलब ये है कि जैसे ये मार्कर है, ये लाइन ये कह रहा है कि सॉलिड के पास अपनी वो कैपेबिलिटी होती है कि अपना शेप वो मेंटेन कर लेते हैं। इवन मतलब अगर बाहर से कोई फोर्स अगर अप्लाइड हो रहा है फिर भी वो अपना जो शेप है उसको वो मेंटेन किए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इस मार्कर को अगर मैं बाहर से अगर फोर्स लगाऊं, क्या अपना शेप चेंज कर रहा है? हाँ, आप ये सोच सकते हो कि अब वो अलग बात है कि इसको हैमर से मारे, हथौड़ा से मारे, तो वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन हमने अभी इसको ऐसे पकड़ा है, अभी इसको देखो मैं दबा रहा हूं, अभी इसका शेप चेंज हो रहा है नहीं ना? वही कह रहा है कि सॉलिड के पास वो क्षमता होती है कि अपने उस शेप को वो मेंटेन करके रख सके, इवन अगर बाहर से भी अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है पर, ठीक है। कोई डाउट अगर होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा।
तो हम सॉलिड के तीसरा जो उसका सॉलिड का प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं कि सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम। अब ऐसा क्यों, कंटेंट में देखते हैं। दिस इज ड्यू टू वेरी लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सम सॉलिड्स कैन बी कंप्रेस्ड सच एज स्पंज। सॉलिड के पास डिफिनिट वॉल्यूम क्यों होता है? वॉल्यूम मतलब बच्चों आयतन, ठीक है। देखो मैंने बोला स्टार्टिंग में ना कि आपको एक धागा पकड़ के चलना है, क्लोज्ड पैकेजिंग। किसकी पैकेजिंग? पार्टिकल्स की। या तो क्लोज होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। एक चीज पकड़ के रखना है कि सॉलिड है तो बहुत ज्यादा टाइट होगा। जब ज्यादा टाइट होगा तो उनका एक निश्चित आकार होगा, वो रिजिड होंगे। जब रिजिड होंगे तो बताओ, जो चीज एक निश्चित आकार में है, रिजिड है, तो कॉमन सी बात है ना कि उसका एक अपना डेफिनेट वॉल्यूम होगा। वही दे रहा है। वही रीजन ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्या लिखा है। सम सॉलिड्स कैन कंप्रेस्ड सच एज स्पंज which has a small hole in which air is trapped. Sponge gets compressed on the pressing it as air expelled out of it. जैसा अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड के पास ये वो क्षमता होती है, वो उसके अंदर कंपैटिबिलिटी होती है कि अपना वो आकार मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन इसमें हम एक एक्सेप्शन देखते हैं कि जो स्पंज होता है उसको बाहर से जब प्रेशर यानी फोर्स अप्लाई किया जाता है तो अपना वो आकार थोड़ा सा बदल देता है। लेकिन होता वो भी सॉलिड है, तो वो अपना आकार सोचो क्यों बदलता है, इसका रीजन है। देखो आप एक स्माइली की जो बॉल होती है जो हाथ से दबाने पे दब जाती है, या फिर बहुत हल्की बॉल जो मार्केट में आती है, ऐसे अगर बॉल लो उसको दबाओ ना वो दबती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बीच में ना आप उनको काट के देखोगे, उनके जो पार्टिकल्स के बीच बीच में ना बहुत होल होता है, वहां पे एयर के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम बाहर से प्रेशर उस पर एग्जिस्ट करते हैं ना, तो जो एयर जहां जहां भरा है वो बाहर निकलता है। तो ऑब्वियसली ना, अब इसमें कोई बैठा है, इस अगर ये मार्कर ऐसा, अगर मैं इसको घिस दूंगा तो ये अपना शेप नहीं बदल देगा। तो बस वैसा ही एयर जब हम यानी कि बॉल के ऊपर, स्पंज के ऊपर बाहर से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो अंदर की हवा बाहर आती है, इसलिए वो अपना शेप चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में छोड़ते हैं तो फिर एयर जाके वहां पे इंटर कर जाती है और फिर से अपने वो शेप में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे चौथी जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की, सॉलिड्स डू नॉट गो अंडर डिफ्यूजन। सॉलिड डू नॉट गो अंडर डिफ्यूजन। जैसा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चों पता होगा कि मैं कोई भी चीज जब स्टार्ट करता हूं तो डायरेक्ट मैं उसके कंटेंट पे नहीं आता हूं। मैं डायरेक्ट उसके कंटेंट पे नहीं आता हूं। क्यों? क्योंकि अभी आप देखो 9th के स्टूडेंट हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, आप इससे पहले साइंस पढ़े होगे, लेकिन आप कुछ कुछ टर्म अब 9th में जैसे जैसे सुनोगे ना तो थोड़े नए नए लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखो जो डिफ्यूजन टर्म है ना, अगर आप इसको नहीं चढ़ो, आप इसे नहीं समझो, तो आप प्रॉपर्टी ये समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन क्यों नहीं होती है। तो सॉलिड यानी डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का ऐसा मूवमेंट जो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि सर ने तो बताया है कि सॉलिड में पार्टिकल्स की पैकेजिंग बहुत क्लोज होती है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर पाते। तो आप तुरंत सोच पाओगे ना कि अच्छा सर ने तो बताया कि सॉलिड में पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, तो जब मूवमेंट होता ही नहीं है तो उसमें डिफ्यूजन कहां से होगा? क्योंकि आपको तो पता है कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, ठीक। आप समझ गए। अब हम आते हैं कंटेंट में। दिस इज बिकॉज ऑफ लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स एंड एब्सेंस ऑफ एनी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ना, डिफ्यूजन मतलब कि मूवमेंट, एक टाइप का मूवमेंट है, ठीक है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन सॉलिड में तो जगह होती नहीं है, मूवमेंट होता नहीं, इसलिए डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं लिक्विड के प्रॉपर्टी पे, ठीक है। लिक्विड की प्रॉपर्टी सेकंड है, इसमें कहता है द पार्टिकल्स आर पैक्ड लेस क्लोजली, ठीक है। आपको हमेशा ये चैप्टर पढ़ना है। आपको सॉलिड अगर पढ़ रहे हो तो आपको कंपेयर करके पढ़ना है लिक्विड एंड गैस से। अगर आप लिक्विड पढ़ रहे हो तो आपको लिक्विड को कंपेयर करना है सॉलिड एंड गैस से। अगर आप गैस पढ़ रहे हो तो आपको कंपेयर करना है सॉलिड एंड लिक्विड से, तभी आप रिलेट करके पढ़ पाओगे और अच्छे से बच्चों समझ पाओगे। अभी हम देख रहे हैं लिक्विड, द पार्टिकल्स आर पैक्ड लेस क्लोजली। ऑब्वियसली आपको शुरू से ही पता है कि इस लिक्विड जो होता है थोड़ा मीडियम होता है, यानी कि उसकी जो पैकेजिंग होती है थोड़ी सी लेस होती है। किससे लेस होती है? एज कंपेरिजन टू सॉलिड, ओके। तो लिक्विड की हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, लिक्विड डू नॉट हैव डिफिनिट वॉल्यूम। लेकिन
but have definite volume. Liquid do not have definite volume shape but have definite volume. देखो इसका क्या मतलब है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें जो डिफिनिट वॉल्यूम शेप नहीं होता लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम होता है। देखो शेप किसको आप बोलते हो, शेप आप किस चीज को बोलते हो, शेप आप उस चीज को बोलते हो कि किसी भी चीज को उसके एक कांस्टेंट फेस में यानी अपनी पोजीशन में उसको छोड़ दो, और जिस पोजीशन में आप छोड़ो, जिस अवस्था में छोड़ो, उसी अवस्था में इनिशियली जो उसका आकार हो, आप जब फाइनल यानी कुछ देर बाद जाके देखो तो वही आकार उसका रहना चाहिए जब आप छोड़े हो, ठीक है। लेकिन क्या बच्चों लिक्विड में ऐसा होता है क्या, आप एक बॉटल पानी लो, तो पानी को नीचे गिरा दो, ठीक है, पानी को गिरा दो, आप ये कह सकते हो क्या कि पानी एक ही जगह रहेगा, पानी फ्लो कर जाएगा ना, उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, फ्लो करेगा ना, आप ये कह सकते हो ना कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, लिक्विड डू नॉट हैव डिफिनिट वॉल्यूम शेप। देखो शब्दों पे ध्यान जाना, यहाँ शेप लगाना जरूर है, लेकिन अगर डिफिनिट वॉल्यूम की अगर आप बात कर दोगे तो लिक्विड के पास देखो होता है डिफिनिट वॉल्यूम, फिर उसके बाद डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता, तो आप कैसे बोलते हो कि अगर आप किसी शॉप वाले के पास जाते हो तो बोलते हो ना अंकल मेरे को 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक दे दो, अंकल हमें ये 1 लीटर दो, दूध 1 लीटर दो, 3 लीटर दो, क्यों बोलते हो भाई, क्योंकि उनका डिफिनिट वॉल्यूम होता है ना, आखिर वॉल्यूम नहीं होता तो मेजर आप कर ही नहीं सकते थे ना। लेकिन वर्ड पे मैंने बोला ना, वर्ड पे जाना, आप यहाँ हो शेप पे, वॉल्यूम के आगे शेप लगा है, तो इसलिए आप कह सकते हो लिक्विड डू नॉट हैव डिफिनिट वॉल्यूम शेप बट हैव डिफिनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल लो अपने हाथ में, आप जो स्कूल लेके जाते हो, उस बॉटल के अंदर देखो पानी भर दो, ठीक है, आप कह सकते हो ना कि ये भाई हाँ नहीं वॉल्यूम है, लेकिन अच्छा उसी बॉटल के कैप को खोल के आप ऐसे नीचे गिरा दो पानी, उसका कोई निश्चित आकार होगा, ये बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है, 101% चांस है कि अगर आप पानी गिराओ पानी फ्लो कर जाएगा, बिकॉज दे हैव फ्लूइडिटी, हाँ, बिकॉज इन लिक्विड उसके बीच में लिक्विड में उसकी क्लोज पैकेजिंग नहीं होती, किसकी नहीं होती है, पार्टिकल्स की नहीं होती है, ठीक है, एक ही वही धागे पकड़ के चलना है, क्लोज पैकेजिंग है नहीं है बहुत रही है, ठीक है। इसका कंटेंट देखते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट लिक्विड डू नॉट हैव अ डिफिनिट शेप। देखो मैंने क्या बोला कि लिक्विड के पास भी इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ईच अदर होता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन अभी हम सॉलिड नहीं देखेंगे केवल लिक्विड देखेंगे, इसीलिए इनके पास एक अपना डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन इनके पास लिक्विड डू नॉट हैव डिफिनिट शेप। क्यों नहीं शेप होता ये पता चला है ना, और क्यों डिफिनिट वॉल्यूम होता है ये भी मैंने अभी, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, मेरे बातों पे ध्यान जाना कि डिफिनिट वॉल्यूम शेप नहीं होता है लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम होता है, यही तो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, वही मैंने बताया ना कि आखिर देखो लिक्विड कब अपना शेप लेता है, जब उसको आप किसी कंटेनर में पुट करोगे, ठीक है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, liquids are not rigid but have the tendency to flow। देखो आप तुरंत बातों को मेरे पकड़ लोगे कि लिक्विड आखिर रिजिड क्यों नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ना, रिजिड कोई चीज तभी होगी जब वो जब उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में तब ज्यादा होगा जब उसके पार्टिकल्स बहुत आस-पास होंगे। लेकिन यहाँ तो पूरा खेला ही अलग है कि लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा पास-पास नहीं हो, थोड़ा मीडियम, थोड़ा उनके अंदर डिस्टेंस है। तो बताओ जिस चीज के अंदर डिस्टेंस ही आ गया, क्या वो रिजिड हो सकता है? क्या वो टफ हो सकता है? क्या वो अपना एक शेप बना सकता है? आप बोलोगे नहीं, 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 ठीक? इसीलिए लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट हैव टेंडेंसी टू फ्लो। आखिर फ्लो यानी बहाव, ये तो कॉमन है ना भाई, पानी बहता ही है ना, फ्लूइडिटी जिसको कहते हैं, फ्लो करता है। अच्छा अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों फिर क्यों लिक्विड के पास टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो करता है और सॉलिड के पास नहीं होता, क्योंकि वही खेला बार बार, क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्पेस थोड़े से, मतलब स्पेस थोड़ा होता है, ये बहुत पास पास नहीं होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी
बिटवीन टू ईच अदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वैसा ही कुछ हम कंटेंट में आइए देखते हैं। ठीक है, लिक्विड्स कैन फ्लो and change shape due to large space between the particles and weaker force of attraction than solid। वही मैंने बोला ना कि क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो वीक होते हैं। अच्छा, वीक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत होगा बच्चों? देखिए, हो सकता है कि आपको कोई चीज पहली बार में ही ना समझ में आए, ठीक है, क्योंकि हम भी जब कभी पढ़ते थे तो हमें भी एक बार में समझ में नहीं आता था, ठीक। लेकिन देखिए, घोड़ा पे वही घोड़ा पे बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता है, ठीक है। घोड़ा पे बैठ के 1 किलोमीटर तक घोड़ा को कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए अभी आप देखो घोड़ा पर बैठना सीख रहे हो, ठीक है, और 1 घंटा तक बैठ के चलाना वो हम आपको सिखाएंगे। अगर आपको कोई भी पढ़ने लिखने में या फिर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, हमारी टीम या फिर हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो प्रॉपर्टी है लिक्विड का, लिक्विड कैन अंडरगो डिफ्यूजन। अभी मैंने कुछ देर पहले सॉलिड की प्रॉपर्टी जब मैंने पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सॉलिड डू नॉट गो अंडर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मैंने क्या परिभाषा बताया था कि मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स का ऐसा मूवमेंट जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होंगे, डिफ्यूजन होगा, मूवमेंट होगा? आप बोलोगे नहीं। लेकिन लिक्विड में बोलोगे सर अभी आपने बताया इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ईच अदर थोड़े सा वीक होता है। जब वीक होता है यानी कि फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, यानी मूवमेंट होगा, ठीक है। तो देखो कॉमन सी बात है कि लिक्विड में डिफ्यूजन होगा, ठीक है। कंटेंट में देखते हैं क्या लिखा है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव more freely due to large interparticle space, so solid, liquid and gases all can diffuse into liquids। मैंने बोला ना, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उन थोड़े से एज कंपेरिजन टू सॉलिड थोड़े दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होंगे तो इनके पार्टिकल्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। जब मूवमेंट होगा तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन क्या होता है? क्या होता है डिफ्यूजन? आप बोल सकते हो ना, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं गैस की प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से एक बार रिकॉल कर लेना है। स्टार्टिंग से हमारा चैप्टर चल रहा है मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने मैटर देखा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज फिजिकल, second is chemical. Physicals are also classified into 3 categories: solid, liquid and gas। and chemical 3 में, कंपाउंड, एलिमेंट एंड मिक्सचर। लेकिन केमिकल जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में डीपली जाएंगे, लेकिन अभी फिजिकल देखते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसमें हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। और अभी हम देख रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या देख रहे हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अभी हमने देखा सॉलिड और लिक्विड, अब हम पढ़ने जाएंगे गैस, ठीक है। तो देखो गैस क्या है, गैस में लिखा इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज। भाई गैस नाम का जहां नाम है, गैस नाम का बंदा बहुत ही आवारा है। आवारा शब्द इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि उनका कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं है, उनका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। घर से निकलेंगे कहाँ जाएंगे, कब आएंगे, नहीं आएंगे, कोई मतलब है ही नहीं। मतलब कि सॉलिड लिक्विड में जो पढ़ते हैं एकदम उसका पूरा अपोजिट। यहाँ पे एक ही धागा पकड़ के चलना है, वो पार्टिकल्स का पकड़ के चलना है। हमने पढ़ा धागा, जब लिक्विड पढ़ा तो पास पास पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर, और गैस में तो बहुत दूर दूर। क्या है? बहुत दूर दूर। आइए पहला प्रॉपर्टी देखते हैं गैस का, कि नाइदर गैस हैव नाइदर डिफिनिट शेप नॉट डिफिनिट वॉल्यूम। अच्छा एक बात बताओ, मैं बार बार ये चीज बार बार कहते आ रहा हूं, डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट शेप। अच्छा ये क्यों होगा? डिफिनिट शेप या डिफिनिट वॉल्यूम किसी भी चीज का कब होगा और क्यों होगा? आप तुरंत बोलोगे क्योंकि सर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत पास पास होते हैं, और जब पास पास होते हैं सर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ईच अदर सर वो ज्यादा होता है, इसलिए इनका वॉल्यूम होगा और इसलिए सर इनका डिफिनिट शेप होगा। लेकिन यहां तो पूरी कहानी ही अलग है। बोल रहा है इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज। अच्छा बताओ, जिसमें इंटर पार्टिकल्स मतलब दो बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, वहां आप कह सकते हो क्या कि इनके पास डिफिनिट शेप होगा, डिफिनिट वॉल्यूम होगा? आप बोल सकते हो? नहीं बोलोगे। आप बोलोगे सर इनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं इसलिए इनके पास ना तो डिफिनिट वॉल्यूम होगा ना सर डिफिनिट शेप होगा, ठीक है।
इसके कंटेंट पे देखते हैं। गैस कैन एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। वो ये तो कॉमन सी बात है ना, अगर किसी चीज के पास अगर शेप वॉल्यूम नहीं है लेकिन एक कंटेनर में अगर आप उसको फिक्स करोगे तो भाई वो तो आ ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने गैस तो मैंने क्या बोला, आवारा। क्या बोला? आवारा। आवारे बंदे को जब तक छोड़े हो तब तक वो कहाँ जाएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसी बंदे को एक सेल में अगर आप बंद कर दो, सेल मतलब एक रूम में बंद कर दो, कहीं जा पाएगा क्या वो? तो आप कह सकते हो ना, हाँ सर अब तो इसका निश्चित डिफिनिट वॉल्यूम हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि अगर आप इसको गैस को अगर आप एक्वायर करेंगे, मतलब वो एक्वायर शेप एंड वॉल्यूम तभी करता है जब आप उसको किसी चीज में प्लेस्ड करते हो, मतलब रखते हो। ठीक है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी। हमने अभी कुछ देर पहले क्या बताया था, आप एक चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, जिस भी चीज में सबसे ज्यादा उसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, जितना दूर दूर होंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी। क्या? फ्लो। अच्छा देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोग एक नया टर्म अभी सुने होंगे, मे बी आप लोग सुने होंगे लेकिन मे बी कुछ बच्चे नहीं सुने होंगे। बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ना कि अगर दो चीज हैं आपस में, अगर एक चीज बढ़ेगी, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी उसके साथ की चीज ऑटोमेटिक बढ़ी, मतलब ए अगर 10 नंबर पाया तो बी भी 10 नंबर पाएगा, सी 10 नंबर पाया तो डी भी 10 नंबर पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। जब बहुत दूर दूर होंगे तो इनके अंदर फ्लूइडिटी और फ्लो भी बहुत ज्यादा दूर दूर होगा। तो आइए कंटेंट में देखते हैं क्या। फ्लूइडिटी ऑफ गैस इज मैक्सिमम ड्यू टू लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेस एंड वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने बोला ना, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इसके अंदर फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है, फ्लो ज्यादा होता है। अच्छा, जब ज्यादा ज्यादा होंगे तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तीसरा गैस की प्रॉपर्टी देखते हैं हम। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। देखो एक टर्म आया है यहाँ पे, कंप्रेसिबल। हो सकता है बहुत बच्चे जानते हो लेकिन बहुत बच्चे नहीं जानते हो। तो कंप्रेसिबल मतलब होता है ना, कोई चीज आप किसी चीज को ना कंप्रेस्ड कर रहे हो, मतलब प्रेशर के थ्रू उसको दबा रहे हो, प्रेशर के थ्रू दबा रहे हो। जैसे आपके घरों में जो आपके घरों में जिससे खाना बनता है, जो गैस होता है, जो सिलेंडर होता है, उसमें जो एलपीजी भरी होती है वो क्या होती है? वो गैस ही होती है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब जो गैसेज होती हैं बहुत हाईली कंप्रेस्ड उनको किया जा सकता है। ऐसा क्यों? आइए कंटेंट में देखते हैं। ड्यू टू लार्ज space between the particles, gases can be compressed by applying pressure. For example, liquefied petroleum gas, which is used at home, are supplied in the form of cylinders by compressing the gases. देखिए, आप एक एग्जाम्पल से समझिए। क्या समझिए आप? एग्जाम्पल से देखिए, जो आपके घरों में जो सिलेंडर आता है उसमें ना एक गैस भरी होती है, एलपीजी। आप उस सिलेंडर को जब उठाओगे ना तो हार्ड लगता है, लेकिन एक्चुअली पता है वो गैस होती है। उसको बाहर, यानी फैक्ट्री वैक्ट्री में जहां से वो आती है, वो जो एलपीजी गैस होती है उसको वो इतना ज्यादा उसको प्रेशर उस पे देते, इतना ज्यादा उसको दबाते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं ना, क्या होते हैं? बहुत दूर दूर। जैसे कि एक पार्टिकल्स पूरे इतने दूर में भरे हैं, ठीक, उसको प्रेशर लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया, मतलब उस इतना प्रेशर दबा के लाते हैं कि पूरा नीचे आता है। आपको पता है ना, जैसे अगर दूर दूर है तो गैस में आएगा, धीरे उसको इतना प्रेशर करके ला देते हैं कि वो क्या हो जाता है, एक सिलेंडर में आके पैक हो जाता है। हम आगे देखो देखेंगे कि वो लिक्विड में क्या है, वो गैस से कैसे लिक्विड में आएगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप केवल इतना जानो कि गैसेस जो होती हैं वो बहुत हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, यानी कि उनको कंप्रेस्ड किया जा सकता है। और उसका एग्जांपल देखें, जो एलपीजी के थ्रू जो आपके घरों में आता है, ठीक है, जो गैस होती है लेकिन बाहर से अप्लाई उस पर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, फिर आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हो खाना वाना बनाने के लिए। अभी हम आगे देखेंगे कि वो कंप्रेस्ड होती है तो लिक्विड में क्या कैसे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक, अभी हमारी प्रॉपर्टी देखिए खत्म हो गई है, सॉलिड की खत्म हो गई, लिक्विड की खत्म हो गई और गैस की खत्म हो गई। ठीक है, बच्चों अब हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर।
चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कि मैंने बोला था ना कंटेंट पे नहीं जाना, सबसे पहले हमको टॉपिक समझना है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का क्या मतलब है कि आखिर जो हम स्टेट पढ़ रहे हैं, स्टेट किसका पढ़ रहे हैं? मैटर का। सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप लोग देखते हैं ना कि सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया। ठीक है, वो किन किन फैक्ट पे डिपेंड करते हैं, कैसे कैसे अपना स्टेट चेंज करते हैं। ठीक है, वही हम देखेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये जो हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है ना, ये दो चीजों से चेंज होता है। दो चीजें, पहली क्या है? बाई चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर में या तो हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तब उसका स्टेट चेंज होता है। दूसरा बाई चेंजिंग प्रेशर, हमने भी देखा ना, अभी गैस थी लेकिन उसको इतना प्रेशराइज कर दिए कि सिलेंडर में आ गया, लिक्विड हो गया। समझ रहे हो? अभी इसमें देखेंगे, पहला भी हम देखेंगे बाई चेंजिंग टेम्परेचर। क्या देखेंगे? बाई चेंजिंग टेम्परेचर। देखिए, पहला इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि पहला देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इसमें पहला जो है मेल्टिंग पॉइंट। पहला क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आप लोग देखिए, बहुत लोग शुरू से आप लोग सुनते सुनते आ रहे होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है। जब आप आई थिंक 7th या 8th में भी रहे होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट आप समझ रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई ऐसी चीज है जो मतलब खौल रही है। हालांकि नॉर्मल भाषा में आप इसको समझेंगे, अच्छा मतलब कुछ चीज खौल रहा है। लेकिन देखिए, अभी आप 9th में आ गए हो ना, तो आप थोड़ा सा अपने चीजों को थोड़ा ब्रॉड करोगे। ठीक है, क्या करोगे? ब्रॉड करोगे। अभी आते हैं कंटेंट में, देखते हैं क्या है। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, कंटेंट पे आते हैं। कंटेंट हमारा कहता है द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। देखिए, ये अभी मैटर है क्या? ये भी एक है मैटर। क्या? ये सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड हमने अभी इससे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर देखा ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अभी देख रहे हैं हम स्टेट ऑफ, अभी हम देख रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब कि अगर कोई जैसे सॉलिड है तो कैसे लिक्विड में होगा, लिक्विड होगा तो कैसे गैस में होगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो पहला चेंज है बाई चेंजिंग टेम्परेचर। देखिए, कोई चीज सॉलिड है, क्या है? सॉलिड। जैसा कंटेंट हमारा कह रहा है द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड गैस, यानी ऐसा स्टेट जिसमें सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? मेल्टिंग। और एक और नया थोड़ा सा टर्म अच्छा लगता है अगर आप यूज करोगे तो फ्यूजन। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे आगे। अभी कंटेंट देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। अब देखो, एक इसमें टर्म आया एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और पढ़ क्या रहे हो आप? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में मोटी मोटा अभी आप क्या जाने कि सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक अप्लाई किया हुई, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये दो चीज है जो आपको हर जगह मिलेंगी। सुनने में आसान लगता है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर अगर कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन में बात की जाए तो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। तो आपको मैं समझा देता हूं। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तब उसको क्या बोल रहे हैं? मेल्टिंग। ठीक है, लेकिन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ध्यान देना, ये चीज है, मार्कर है, सॉलिड है। आपको सपोज करना है, एज्यूम करना है कि ये सॉलिड है, अभी क्या हो गया? लिक्विड हो गया। आप बोल दिए हाँ सर, ये है मेल्टिंग, ये है फ्यूजन। लेकिन इसके आगे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि अगल बगल का जो दाब है, यानी हमारे सराउंडिंग में जो भी प्रेशर है उसके बेसिस पे, यानी जो भी प्रेशर है वहां पे ये सॉलिड से लिक्विड गैस में हुआ, सॉलिड से लिक्विड में हुआ, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 सेंटीग्रेड। ठीक है, डिफरेंट सबस्टांस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। भाई कॉमन चीज है ना, हर इंसान। अभी जैसे आप लोग कहते हो ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो बताओ एक इंसान की जब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं तो भाई जब 10 इंसान खड़े करो तो उसका नेचर भी अलग नहीं होगा। तो वैसे ही हर मैटर का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, कोई मान लो जैसे आप में से बहुत बच्चे होंगे जो एक ही बार में समझ जाते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो लगभग 2 या 3 4 5 बार में समझते होंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हर मैटर का, यानी कि हर एक सॉलिड का जो कि लिक्विड में चेंज हो रहा है, जिसको आप मैटर बोल रहे हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हर चीज का अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बोला था, वही धागा पकड़ के चलना है। अब यहाँ पे जो टर्म है यूज्ड है
हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा एक बात बताओ, जैसा मैंने अभी पार्ट 1 में बताया था, आप 12th तक अपने घर में रहते हो, जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हो तो मम्मी पापा की याद ज्यादा आती है, ठीक, तो आप आसानी से नहीं जाते हो, ठीक है। तो वैसे ही देखो, जिस भी, अगर मान लो कोई ऐसा सॉलिड है, कोई ऐसा सॉलिड है, तो आप बोलोगे सर सॉलिड की आप क्यों बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा अरे बेवकूफ, तुम पढ़ रहे हो मेल्टिंग पॉइंट ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड जाता है ना, तो इसलिए मैं सॉलिड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सॉलिड में आप जानते हो कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। जब बहुत ज्यादा होगा तो छुड़ाने में बहुत ज्यादा क्या लगेगा, एनर्जी लगेगी ना। तो वही बात कह रहा है कि हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेटर ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें होगा, उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसका होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इसके बाद देखिए पढ़ते हैं, एक नया आता है, थोड़ा सा टर्म आता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखो अब आप कई लोग कंफ्यूज हो जाते हो, सर ये फ्यूजन क्या होता है। देखो फ्यूजन कुछ होता नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं तुरंत, हिंदी का शब्द है तुरंत, ठीक। अब उसका दो इंग्लिश में अगर मैं मतलब आपसे पूछूं तो इसका मीनिंग तो आप बोलोगे सर इमीडिएटली एंड आल्सो सडनली, दोनों का मतलब क्या है, तुरंत। अब वही चीज तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कहो चाहे फ्यूजन बोलो, बात तो एक ही है, तो इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखो क्या कहता है, देखो कॉन्सेप्ट को समझो। मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है एट एटमॉस्फेरिक, ठीक है। अब वही देखो एक नया टर्म आ गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसमें दो चीज का ध्यान रखना है, इसमें भी देखो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड, दो चीजें चेंज होती हैं। एक टर्म आपको याद करना है 1 kg, यानी 1 किलोग्राम। और आगे देखते हो इसमें लिखा है दमा, अच्छा स्क्रीन शॉट आप ले सकते हो, ले लेना। कंटेंट कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने क्या बोला, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एक थोड़ा सा सुनने में बड़ा खतरनाक चीज आ गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, बात हो रही है मेल्टिंग पॉइंट की, लेकिन यहाँ पे एक टर्म ऐसा ऐड हो गया जिसकी वजह से पूरी परिभाषा, पूरी डिफिनेशन ही चेंज हो गई है। वो क्या है कि एक एनर्जी और दूसरा 1 किलोग्राम, मतलब कि 1 किलो सॉलिड, 1 किलो सॉलिड को बदलने में उसके लिक्विड फॉर्म में जितना ज्यादा एनर्जी लगेगा, उसी की यहां पे बात हो रही है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब इतना हीट रिक्वायर्ड हो कि 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया जाए लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जहां से वो मेल्ट कर जाए, वही उसका क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब समझो, इस ये मार्कर है, एज्यूम करो ये 1 किलो का है, कितना का है, 1 किलो। इसको हम इतना ज्यादा हीट दिए हैं, ठीक, कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट के स्टेट में आ गया, तो यही तो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेकिन उसमें आपको केवल ये नहीं लिखना है कन्वर्ट इनटू सॉलिड, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ये नहीं, अगर ये लिखोगे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा कि इतनी एनर्जी, इतनी कि 1 किलो सॉलिड को बदल दे उसके मेल्टिंग स्टेट्स में, यानी कि लिक्विड स्टेट में, जहां से आप कह सो कि नहीं अबे मेल्ट कर गया, वही होता है इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मेल्टिंग पॉइंट जानते हो ना, कि मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि हिंदी में बात करें तो गल जाना, गलना, कोई चीज अपने अवस्था से मतलब कि परिवर्तित हो गई, यानी सॉलिड से लिक्विड में। लेकिन जब वही चीज लिक्विड से गैस में जाती है, आप क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप अपने घरों में रहते हो, गैस गए, पानी रखे, भगोना है, हीट दिए, क्या हुआ, बॉयल हो गया, कहते हो ना, तो वही है बॉइलिंग। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह आपको मिलने को सुनने को मिलेगा। आप एक चीज ध्यान रखना,
अभी हमने क्या पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में मोटी मोटा देख रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे लिक्विड से गैस में जा रहा है, लेकिन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना इज द मोस्ट कंपलसरी। ठीक है, अब वही देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आपको रिलेट करके पढ़ना। आपने वहां पे पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपने क्या पढ़ा कि 1 किलो सॉलिड है, वो लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, उसको इतनी एनर्जी दी जा रही है, ये याद रखना, 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो, ठीक है, 1 किलो सॉलिड है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है लिक्विड में। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी होगा, लेकिन यहां पे क्या होगा कि लिक्विड से गैस में जाए। ठीक है, उसको अभी देखेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड into vapor at the atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। मतलब अगर 1 किलो लिक्विड है, ध्यान से सुनिएगा, 1 किलो लिक्विड को हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, देखो सब्लिमेशन, डायरेक्ट कंटेंट पे नहीं जाना है। सब्लिमेशन, मैंने कहा ना कोई चीज पढ़ना है तो डायरेक्ट कंटेंट पे नहीं जाना, उसको टॉपिक पे समझना है। देखो सब्लिमेशन का मतलब क्या आता है, ये कोई जादुई टर्म नहीं है। आप अपने हाथ में कैम्फर लो, आप अपने हाथ में कैम्फर लो, उसको 5-10 मिनट लेके खड़े रहो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, अब देखो कोई कैम्फर जो है वो गायब। अच्छा, बाइक लेके जाते हो पेट्रोल पंप पे, तो आप क्या कहते हो, जब पेट्रोल पंप वाले अंकल या भैया जल्दी से पेट्रोल उसमें इंसर्ट कर देते हैं, भर देते हैं, तो आप क्या करते हो, जल्दी, अरे नहीं, जल्दी से ढक्कन बंद करो, कैप बंद करो। क्यों ऐसा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है वो पेट्रोल। आखिर क्या रीजन होता है कि उसको खुले आप नहीं छोड़ते हो, कहते हैं ना उड़ जाता है। ऐसी अवस्था, ऐसा स्टेट जिसमें कि सॉलिड डायरेक्ट चला जाए गैस में। ठीक है, ध्यान से सुनना, सॉलिड से सीधे गैस में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सीधे गैस से किसमें आती हैं, लिक्विड। बोलोगे सर हाउ इट इज पॉसिबल, मैं बोलूंगा हाँ ऑफ कोर्स इट इज श्योर पॉसिबल। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो बीच का जो स्टेट है ना वो फॉलो ही नहीं होता। तो वैसा ही समथिंग समथिंग कुछ हम पढ़ते हैं सब्लिमेशन में। ठीक है, अब आप मोटी मोटा देखो समझ गए कि अच्छा सब्लिमेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको पढ़ा देता, सॉलिड डू नॉट अंडरगो डिफ्यूजन, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैंने आपको बताया ना कि डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तब आप समझे। अब हम देखते हैं सब्लिमेशन क्या है। तो सब्लिमेशन क्या कहता है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। देखो सब्लिमेशन ये कहता है, इट इज द प्रोसेस वेयर सम सबस्टेंस ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा ऑन कूलिंग। मैंने बोला ना भाई, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक स्टेट से डायरेक्ट वो चेंज हो जाते हैं अपने गैसियस में, थोड़ा सा हीट देने में। ठीक है, और दूसरा आपने टर्म यहाँ पे एक वर्ड सुना वाइस वर्सा। देखो वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई चीज जिस फ्लो में जा रही है उसी फ्लो में एकदम इनडायरेक्टली आ जाए। जैसे अभी मैं खड़ा हूं, मेरा पैर नीचे, मेरा सर ऊपर है। अगर सोचो, अगर ग्रेविटी नहीं होती, मान लो अगर हम ऐसा मैजिक कर पाते कि अपने पैर के जगह में सर रख दूं और सर के जगह में अपना पैर रख दूं, तो आप इसको सडनली बोलोगे ना, इसी टर्म को बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, वाइस वर्सा। ठीक है, यानी इट इज द प्रोसेस वेयर सम सबस्टेंस ऑन हीटिंग डायरेक्टली, यानी कि एक ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ सबस्टेंस को हीट किया जा रहा है डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, जिसके थ्रू हीट करने के बाद जैसे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जा रहे हैं और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चले आ रहे हैं, लिक्विड को ये टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, अमोनिया, क्लोराइड, कैम्फर, आयोडीन एंड नेप्थलीन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम पार्ट थर्ड में मिलेंगे। अगर आपको पार्ट थर्ड में हम देखेंगे कि अभी तो हम देखेंगे कि स्टेट जो चेंज हो रहा है सॉलिड लिक्विड गैस में, वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, बढ़ाने घटाने से। लेकिन अभी हम देखेंगे कि प्रेशर के इफेक्ट से क्या उसके सॉलिड लिक्विड कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, विथ एग्जांपल। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।